नमस्कार बंधुओं। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आधुनिक भारतीय इतिहास का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन या यूरोपीय शक्तियों का आगमन। आपने देखा कि 1600 ईस्वी के बाद लगातार भारत में विदेशियों का आगमन हुआ, क्योंकि 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज कर दी थी भारत के लिए, उसके बाद निरंतर यूरोपियन लोगों ने प्रयास किया भारत में आने का। तो इससे पहले मैं आपको इसके 3 भाग बता चुका हूँ, जिसमें आपको बताया है कि किस तरीके से पुर्तगाली शक्ति भारत में आई और उसने विभिन्न क्षेत्रों में आधिपत्य स्थापित किया, किस तरीके से ब्रिटिश लोग आए और उन्होंने जगह जगह पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, कोठियाँ बनाई, किलेबंदी की, और फिर तीसरे भाग में आपको बताया था कि किस तरीके से फ्रांसीसी लोगों ने आकर के भारत में अपने पैर जमाए थे। और ये भी बताया था कि किस प्रकार से यूरोपियन लोगों में जो 2 बड़ी शक्तियाँ थीं, एंग्लो फ्रेंच यानी एक अंग्रेज़ों की शक्ति और दूसरी फ्रांसीसी शक्ति, दोनों के बीच कैसे संघर्ष हुआ था, जिसमें कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको बताया गया था। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। आप अपना पेन और रजिस्टर लेकर के तैयार बैठिए और उसमें जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते जाइए, तो आपको याद करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि डच लोग किस तरीके से भारत में आए और उन्होंने किस तरीके से अपनी शक्ति को स्थापित किया। तो यूरोपियनों का भारत में आगमन भाग 4 के अंतर्गत आपको हम बता रहे हैं। डचों का आधिपत्य। ये डच लोग थे, वो हॉलैंड के निवासी थे, खास तौर से जो भारत में आए थे। हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे निचला देश माना जाता है। अब निचला देश क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। उन्होंने अपने देश के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए समुद्र में खाइयाँ बांध बांध करके समुद्र के पानी को वापस समुद्र में डाल करके, जो कि स्थलीय क्षेत्र में होता था, उसको डाल करके अपने क्षेत्र को बढ़ाया और उस समुद्र के पानी से नहरें ला करके देश के अंदर कृषि को बहुत अच्छा विकसित किया है। इसलिए ये नीदरलैंड कहलाता है। हम आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देते हैं, जीएस के लिए, कि यहाँ की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है और एम्स्टर्डम दुनिया का सबसे नीचा एयरपोर्ट माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि ये स्थल जो है वो समुद्र तल से भी नीचे है। तो ये आपको हमने सामान्य जानकारी दी हॉलैंड के बारे में, जिसे समझ सकें। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि डच लोग जो है वो बहुत ही मेहनती थे, परिश्रमी थे, और जिसके कारण से उनका देश समृद्धशाली बना। तो 1596 ईस्वी में कार्नेलिस हाउटमैन पहला डच व्यक्ति था जो भारत में आया था। यानी कि जब देखा कि इससे पहले अगर हम पिछले उस अध्यायों पे जाएं तो हम देखेंगे कि महारानी एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश व्यापारियों ने भी कोशिश की थी भारत में आने की, और वो आए भी थी 1579 ईस्वी में, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा व्यापारिक सफलता नहीं मिल पाई थी। बाद में सफलता मिली है जब 1599 ईस्वी में आकर के उनका नया जहाज आता है और फिर सफलता मिलती है। तो उसी तरीके से 1596 ईस्वी में ये पहला व्यक्ति आया। इसके बाद 1602 ईस्वी में हॉलैंड की सरकार द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई। हॉलैंड की जो सरकार है, उसकी जो संसद है, उसको स्टेट्स जनरल कहते हैं। जिस तरीके से फ्रांस की जो संसद है उसको एस्टेट जनरल कहते हैं, और उसमें 3 एस्टेट होते हैं। फर्स्ट एस्टेट के अंदर जो राजनीतिक समृद्ध उच्च वर्गीय लोग होते हैं, दूसरे एस्टेट के अंदर वो जो धार्मिक लोग होते हैं, और तीसरा एस्टेट जो होता है जिसको कि कॉमन माना जाता है, जनरल के जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं।
उसी तरीके से हॉलैंड के अंदर जो संसद होती है उसको स्टेट्स जनरल कहते हैं। उसने एक प्रस्ताव पारित करके एक कंपनी की स्थापना कर दी और इसका नाम था वेरिंग दोस्त इंडेस नामक इस कंपनी की स्थापना होगी नीदरलैंड के अंदर। और ये निश्चित कर लिया गया कि ये कंपनी अब जो एशियाई देश हैं उन्हें व्यापार करने के लिए जाएगी। ये जो कंपनी स्थापित की गई थी ये एक अर्ध सरकारी कंपनी थी, सेमी गवर्न कंपनी थी। सेमी गवर्न का मतलब ये था कि सरकार ने व्यापार करने की इनको इजाज़त तो दे दी थी मगर किसी तरीके की न तो आर्थिक सहायता दी थी, न ही कोई बहुत जटिल रेगुलेशन लागू किया था, जिसके कारण इसको अर्ध सरकारी माना गया कि केवल ये गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन में रहेगी और व्यापारिक काम करेगी। अब इस कंपनी को चलाने के लिए क्या किया गया, एक निदेशक मंडल बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जिसमें 17 व्यक्ति रखे गए और इसीलिए इसको जेंटलमैन 17 ग्रुप कहा जाता था। उसमें जेंटलमैन 17 का नाम दिया गया इसको। अब इसको ये जो व्यापार करने के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसमें जो प्रारंभिक पूंजी लगाई गई थी वो $65 लाख गिल्डर जो है वो उस समय की मुद्रा होती थी हॉलैंड की, इसलिए यहाँ गिल्डर शब्द आया है। तो 65 लाख की मुद्रा जो है वो निर्धारित की गई कि इससे जो है व्यापार किया जाएगा। अब कंपनी के 2 मुख्यालय बनाए गए। एक मुख्यालय बनेगा एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड की राजधानी हुआ करता था या नीदरलैंड की राजधानी होता था। वहां से क्या होगा कि पूरा का पूरा रेगुलेशन कंट्रोल किया जाएगा वहां से पूरा। और दूसरा बटाविया जो कि इंडोनेशिया में था, तो इन्होंने बटाविया को व्यापारिक केंद्र बनाया था और साथ ही कंपनी का मुख्यालय भी बना दिया। तो कहने का मतलब यहाँ ये बात स्पष्ट हो रही है कि डच कंपनी का व्यापार केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि वो जो अन्य दक्षिण एशियाई देश थे वहां पर भी फैला हुआ था। अब देखेंगे कि डच जब आए तो उन्होंने जगह जगह पर कारखाने स्थापित किए। यहाँ कारखाने का तात्पर्य बस्ती से है, बस्तियां स्थापित की खास तौर से। बाद में वहीं पर कोठियां स्थापित होने लगी और किलेबंदी इत्यादि भी होने लगी। तो सबसे पहले मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में उन्होंने पहली जो है वो बस्ती बसाई थी, जिसको कि पहला कारखाना कहा गया। इसके बाद पत्रोपल्ली पोलिकट नाम से जानी जाती 1610 ईस्वी में बसाई थी। सूरत में 1616 ईस्वी में, बिमलीपट्टनम में 1641 ईस्वी में, कारीकल में 1645 ईस्वी में और चिंसुरा में 1656 ईस्वी में। कासिम बाजार, ये सब बंगाल के जगह हैं, प्रांत हैं, बंगाल के नगर हैं। कासिम बाजार, पटना और बालासोर यहाँ 1658 ईस्वी में बसाई गई थी। और कोचीन में जो इनकी फैक्ट्री थी वो 1663 ईस्वी में बसाई गई थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो डचों के द्वारा खास तौर से 8 प्रमुख क्षेत्रों में कारखाने स्थापित किए गए थे। भारत के 8 प्रमुख ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इन्होंने एक तरीके से अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी और वहीं से अपना व्यापार शुरू कर दिया था। अब डचों ने क्या काम किया, जो अपनी फैक्ट्री की बनाई थी, जो बस्तियां बनाई थी, उनकी किलेबंदी शुरू कर दी, यानी सैनिक सुरक्षा के लिए किलेबंदी शुरू कर दी गई। 1653 ईस्वी में चिंसुरा के किले को गुस्ताव फोर्ट कहा गया। गुस्ताव जो है वो तत्कालीन वहाँ के शासक थे, उनके नाम पर ये जो है रखा गया नाम गुस्ताव फोर्ट। तो पहला किला स्थापित कर दिया गया 1653 ईस्वी में चिंसुरा। इसके बाद फोर्ट विलियम की स्थापना की इन्होंने 1663 ईस्वी में कोचीन में। यहाँ के शासक के नाम पर यह भी नाम रखा गया था। इसके बाद डचों ने क्या काम कर दिया, डचों का जो उद्देश्य था, जो काली मिर्च का व्यापार था, उस पर एकाधिकार कर लिया। यानी काली मिर्च का व्यापार भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये जो पूरा क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र से काली मिर्च खरीद करके वो यूरोप ले जाने लगे और वहाँ पर ऊंचे दामों में बेचने लगे। तो व्यापार इनका बहुत तेजी से बढ़ गया था।
अब डचों ने जो व्यापार किया था वो काली मिर्च के अलावा और भी सारी वस्तुएं थीं जो इनके व्यापार में शामिल थीं। इसमें नील, मसाले, रेशम, वस्त्र, अफीम, सोरा, नमक, चावल आदि थे। इन सभी चीज़ों का निर्यात किया जाता था भारत से। इसके बाद देखिए जो कपड़ों का निर्यात होता था वो खासतौर से कारोमंडल तट, बंगाल और गुजरात से किया करते थे। कहने का मतलब उसमें सारा का सारा व्यापार जो है वो समुद्री मार्ग से होता था। इसलिए बंगाल, गुजरात और जो कारोमंडल तट अर्थात गोवा के दक्षिण वाला जो इलाका था, जो केरल का इलाका था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था व्यापारिक दृष्टि से। अब डच्चों ने क्या काम किया कि पहला कारखाना स्थापित किया कासिम बाजार में, रेशम का कारखाना। अब यहाँ पर कारखाने का मतलब फैक्ट्री से, फैक्ट्री का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से है, वो स्थापित की, जिसमें पहली बार हिंदुस्तान के अंदर वेतनभोगी अधिकारी और कर्मचारी रखे गए थे। वेतनभोगी का मतलब है एक निश्चित समय के लिए एक सैलरी दी जाती थी, वेतन दिया जाता था। अब यहाँ जाने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इससे पहले वेतन नहीं दिया जाता था? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। न ही काम के घंटे निर्धारित होते थे, न ही वेतन निर्धारित होता था। ये केवल कामगार और पूंजीपति के बीच आपसी सहमति के आधार पर जो भी निर्धारित हो जाता था वो दे दिया जाता था। वो वेतन नहीं कहलाता था, वो एक तरीके से पारिश्रमिक होता था, यानी जो श्रम किया है उसके बदले में दिया जाने वाला पैसा या धन। अब डचों के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है, उनके ऊपर जरा बात करें। डचों ने मलक्का, इंडोनेशिया का क्षेत्र, और श्रीलंका को पुर्तगालियों से जीता था। यानी पुर्तगाली जो कि सबसे पहले आए थे इस क्षेत्र के अंतर्गत, उन्होंने जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था, ऐसे क्षेत्रों को डचों ने जीत लिया। इसका मतलब है डच भी सैनिक दृष्टि से कमजोर नहीं थे, वो भी बहुत मजबूत थे। और इसके बाद जकार्ता को जीतकर बटाविया की स्थापना की। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप हुआ करता था, उसको जीत करके व्यापार का एक मुख्य केंद्र ही नहीं बनाया, अपितु अपनी राजधानी बना दिया एक तरीके से। यानी बटाविया को मुख्यालय, कंपनी हेडक्वार्टर या कंपनी की राजधानी बना दिया। औरंगजेब ने 3.5% चुंगी बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर व्यापार का कर डचों को अधिकार दिया था। कहने का मतलब है कि औरंगजेब ने डचों को जो व्यापार करने का अधिकार दिया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, उसके बदले में वो 3.5% चुंगी लेता था। यानी जब माल की ढुलाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती थी तो उस पर 3.5% का कर लिया जाता था। और डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। यानी कि जो डच कंपनियों का अधिकारी होता, डच फैक्ट्री का अधिकारी होता था, उसको CEO या प्रशासनिक अधिकारी नहीं कहा जाता था, बल्कि फैक्टर कहा जाता था। यानी फैक्टर चलाएगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट को चलाने वाले व्यक्ति गवर्नर कहलाता था, वैसे ही फैक्ट्री को चलाने वाले व्यक्ति फैक्टर कहलाता। इसके बाद डचों ने व्यापारिक व्यवस्था, एक बहुत ही अलग तरीके की व्यापारिक व्यवस्था चलाई थी, जिसको कार्ड सिस्टम दिया गया था, कहा गया था। कार्ड सिस्टम का मतलब था सहभागिता के आधार पर सिद्धांत। सहभागिता और सहभागिता यानी कि जो दूसरा पक्ष होगा उसके साथ सहयोग करेंगे, सहभाग करेंगे, और वो बराबर का वजन उठाएंगे, बराबर का टैक्स भरेंगे, बराबर की स्थिति होगी। तो ये एक तरीके की परमिशन होती थी, यानी कि एक तरीके की अनुमति होती थी दूसरे पक्ष के साथ कि किस तरीके से आपस में व्यापार किया जाएगा। तो उनका ये कार्ड सिस्टम माना गया था। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो तो 200 वर्षों के काल में, लगभग 200 वर्ष तक डच जो है वो हिंदुस्तान में रहे और इन्होंने 18% तक लाभांश कमाया, जो एक रिकॉर्ड था। यानी कोई भी कंपनी इतना लाभ नहीं कमा पाई थी जितना इन्होंने व्यापार में लगभग 18% लाभांश कमाया था, जिसको एबिटा कहते हैं। एबिटा यानी शुद्ध लाभांश। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है जिसमें हम इनपुट्स को लागू नहीं, इनपुट्स को हम शामिल रखते हैं, और जो भी हमारा कंपनी का खर्चा और जो सारी चीज़ें शामिल रहती हैं। और नेट प्रॉफिट होता है जिसमें हम सारी इनपुट्स को निकाल देते हैं और साथ ही क्या करते हैं, जो हमारा एक्सेस
एक्सपेंडिचर है, जो अतिरिक्त खर्चा है वो भी निकाल देते हैं, शुद्ध लाभ बिल्कुल आता है, उसमें कोई किसी तरीके का खर्च शामिल नहीं होता है, वो कहलाता है शुद्ध लाभांश। तो वो 18% था, जो कि बहुत माना जाता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो कंपनियां मुश्किल से 9, 10 या 11% तक ही शुद्ध लाभांश कमा पाती हैं। अगली बात, पैगोडा डचों द्वारा जारी किए गए सिक्के थे। डचों ने जिन सिक्कों को जारी किया था वो पैगोडा कहलाती थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिक्के बाद में भी दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों ने बहुत लंबे समय तक चलाए थे, जब तक कि दूसरे शासकों के द्वारा प्रभावित नहीं हुए और दूसरे सिक्के चलाने के लिए मजबूर नहीं हुए, तब तक ये सिक्के चलते रहे थे। सूरत स्थित व्यापार निदेशालय ने सबसे ज़्यादा लाभांश कमाया था। यानी सूरत में जो व्यापार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कहना चाहिए कि सेल था, प्रकोष्ठ था, उसने सबसे ज़्यादा जो है वो कमा के दिए थे, लाभांश कमा के दिया था। डच कंपनी निदेशों को भद्रजन 17 कहा जाता था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जेंटलमैन 17 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा जाता था, वही बात यहाँ पर कही गई है। 17 भद्रजन यानी महान पुरुष। इंडोनेशिया से काली मिर्च तथा भारत से वस्त्र निर्यात का श्रेय डचों को जाता है। यानी भारत से जो काली मिर्च का व्यापार तेजी से बढ़ा यूरोपियन देशों के अंतर्गत, और जो वस्त्रों का व्यापार बढ़ा, उसके लिए डच को माना जाता है कि इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अब देखिए डचों के पतन के कारण क्या थे। यानी डचों ने इतनी तेजी से बहुत व्यापार का विस्तार किया, लाभांश भी कमाया और एक तरीके से युद्ध भी जीते और कहना चाहिए सत्ता भी स्थापित की। एक तरीके से जिन क्षेत्रों में रहते थे उन क्षेत्रों में अपना रेगुलेशन भी लागू करने लगे थे। तो आखिर फिर इनका जो है वो पतन कैसे हो गया, कैसे ही कमजोर पड़ गए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अंग्रेजों से कट्टर प्रतिद्वंदिता। यानी इससे पहले जो शक्ति आ चुकी थी वो अंग्रेज शक्ति, अंग्रेजों ने बड़ी तेजी से मुगल दरबार में स्थापित होकर के वहाँ के बादशाहों से स्वीकृति प्राप्त करके तेजी से अपना व्यापार बढ़ा लिया था। तो उसके कारण से क्या था, ये कट्टर प्रतिद्वंदी हो गए थे, आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण से ये अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए। अगला, कंपनी पर सरकार का अधिकार होने के कारण विस्तार में व्यवधान। अब देखिए यह महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो सारे निर्णय खुद लेती थी और केवल अपनी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जो होती थी वो ब्रिटिश सरकार को भेजी जाती थी। अब यहाँ पर व्यापारिक जितने निर्णय होते थे वो सब अंग्रेज लेते थे। लेकिन डच कंपनी के साथ दूसरी स्थिति थी, उनको पहले सरकार से आदेश कराने पड़ते थे, वहाँ से आदेश लेने पड़ते थे और उसके बाद वो व्यापार को विस्तृत करते थे। कहने का मतलब ये है कि इस दौरान जो गैप होता था उस गैप के कारण से डच लोग व्यापारिक दृष्टि से पिछड़ जाते थे। अगली बात, डचों की नौसैनिक शक्ति कमजोर होती थी। यानी अंग्रेजों की जो नौसैनिक शक्ति थी वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति थी। उनको समुद्र का स्वामी कहा जाता था एक तरीके से, लेकिन डचों के पास इतनी बड़ी नौसैनिक शक्ति नहीं थी। अगली बात, डचों की रुचि भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया में ज़्यादा थी। जब ये दोनों शक्तियां आई थी तो व्यापार भारत और इंडोनेशिया दोनों में फैलाया है, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि उनके भारत में व्यापार भी ज़्यादा बढ़े और अंग्रेजों ने राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू कर दिया। यानी वो पूरी तरीके से भारत को जकड़ लेना चाहते थे। जबकि डचों के दो जगह पैर थे, भारत में भी पैर थे और इंडोनेशिया में, और खासतौर से अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया को ज़्यादा महत्व देते थे क्योंकि इनकी कंपनी का जो दूसरा मुख्यालय था वो इंडोनेशिया के बटाविया में था। तो इसलिए ये स्थिति भी उनके लिए कमज़ोर बनाने के लिए पर्याप्त थी। अगली बात, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार। इनकी कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार कैसा था, क्योंकि ये जानते थे कि हमें लाभांश कमाकर सरकार को देना है, उसका हमको भाग नहीं मिलना है। इन्हें तो केवल वेतन मिलता था सरकार के द्वारा निर्धारित, या इन्हें जो भी कहना चाहिए बोनस इत्यादि मिलता था। तो ये बहुत ज़्यादा उस तरीके की रुचि नहीं लेते थे जिससे कि कोई बहुत लाभ हो सके। जबकि अंग्रेज अधिकारी थे, उनको अगर देखा जाए वो कंपनी के अधिकारी जो थे वो व्यक्तिगत लाभ भी उन्हें प्राप्त होता था, जिसके कारण से वो ज़्यादा रुचि लेते थे। अब इनको चूंकि वो व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता था डचों को, तो ये भ्रष्ट हो गए थे, ये गैर
वैधानिक तरीकों से पैसे को इकट्ठा करने लगे थे। हाँ, यद्यपि अंग्रेजों ने भी के अधिकारियों ने भी बाद में गैर वैधानिक तरीके से किया पैसा इकट्ठा, लेकिन कंपनी को कमजोर नहीं होने दिया। मगर इनके भ्रष्टाचार ने क्या कर दिया? कंपनी को कमजोर कर दिया, व्यापार को कमजोर कर दिया। अगली बात 1759 ईस्वी में बेदरा बंगाल में अंग्रेजों से पराजित होना। जब बेदरा बंगाल में युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ 1759 ईस्वी में, अपने अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए, बढ़ाने के लिए जब युद्ध हुआ तो उसमें ये अंग्रेजों से हार गए, और हार जाने के कारण जो हार जाता है उसको फिर तरह तरह की समझौते करने पड़ते हैं, उसे नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद अगला कारण जो हम देखते रहे हैं डचों के पतन का, वो था 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में त्रावणकोर के राजा मार्तंड से पराजित हो गए। त्रावणकोर में एक हिंदुस्तानी व्यक्ति राजा था जिसका नाम मार्तंड था, उसके साथ इनका युद्ध हुआ था। तो ये उस युद्ध में पराजित हो गए थे, जिसके कारण इनकी शक्ति निरंतर कमजोर होती चली जा रही थी। अब इन डचों के साथ में एक और शक्ति, पांचवी शक्ति थी डेनिश लोगों का भारत में आगमन। डेनमार्क के निवासी भारत आए थे। चूंकि ये बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही बहुत ज़्यादा इनका महत्व है, इसलिए हमने अलग से वीडियो इनके लिए नहीं बनाया है। इसी वीडियो में हमने इनको शामिल किया है। तो हम डेनमार्क के बारे में बताएंगे, डेनिश लोगों के बारे में, कि इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई थी जो 1616 स्थापित में की गई थी, और इनका उद्देश्य व्यापार करना था, न कि उपनिवेश करना। ये पहले से ही भैया सोच के आए थे कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने हिंदुस्तान में आकर व्यापार के साथ साथ उपनिवेश भी स्थापित किए हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें केवल व्यापार करना है, उपनिवेश स्थापित नहीं करना है। 1620 ईस्वी में इन्होंने पहली फैक्ट्री त्रावणकोर तमिलनाडु में स्थापित की थी। फैक्ट्री का मतलब वही बस्ती स्थापित की। उसके बाद 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री सीरमपुर बंगाल में स्थापित की, और आसपास के क्षेत्र में ही व्यापार करते रहे। इन्होंने न तो क्षेत्र विस्तार की बहुत ज़्यादा सोचा और न ही व्यापार विस्तार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, अपना छोटा मोटा व्यापार करते रहे। लेकिन 1745 ईस्वी में इन्होंने देखा कि अब कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है, तो ये अपनी सभी फैक्ट्रियां बेच करके अंग्रेज़ों को इन्होंने बेच दी और भारत से वापस चले गए, डेनमार्क चले गए कि भैया हम तो अपने ही देश में ठीक है, हमें अपना उपनिवेश स्थापित नहीं करना है, हमें दूसरे देशों के साथ बहुत बड़ा व्यापार नहीं करना है, क्योंकि इनका व्यापार का विस्तार इतना नहीं हो पाया था जो कि इनको एविटा प्राप्त हो सके, लाभांश प्राप्त हो सके। इनके घाटे की व्यवस्था चल रही थी इनकी, इसलिए इन्होंने व्यापार करना उचित नहीं समझा। तो इस तरीके से आपने हमारा ये वीडियो देखा जिसमें भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, इसका चौथा पार्ट मैंने आपको बताया, जिसमें खास तौर से चर्चा की कि किस तरीके से डच लोग हिंदुस्तान आए और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में आकर न केवल अपना व्यापारिक विस्तार किया बल्कि उपनिवेश भी स्थापित किए। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए और भारतीय इतिहास की समुचित जानकारी हासिल करने के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए आगे हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।